मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एग्जामिया में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके एग्ज़ाम फरवरी में कराने के आसार हैं। ठीक, तो उसमें साइंस का पार्ट होता है, मैथ का पार्ट होता है, रीजनिंग का पार्ट होता है, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का पार्ट होता है, जिसका वीडियो हमारे दिनेश सर बना चुके हैं। आप लोग पूरा सिलेबस, पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। आज मैं उन्हीं पार्टों में जो साइंस का पार्ट होता है उसका डिस्कशन कराने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन साइंस का होता है, जिसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो का पार्ट होता है। तो आज हम पहला शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का प्रॉपर क्लास मिलेगी और ये 25 क्वेश्चन जो अभी तक पेपर हो चुके हैं उनका डिस्कशन भी होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और मेरे दोस्तों, मैं प्राउड नहीं करूँगा, बस आपसे मेरा इतना निवेदन है कि आप लोग बने रहिएगा। और साइंस का जो केमिस्ट्री का पार्ट बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, फिजिक्स का पार्ट बहुत टिपिकल लगता है, मैं यकीन दिला रहा हूँ कि उनको केमिस्ट्री में अगर ABCD भी नहीं पता होगा तो मैं 120% दावे के साथ कर सकता हूँ, चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में इतना मज़ा आने लगेगा कि आपको कहोगे यार सर आप पहले क्यों नहीं आपने मुझे पढ़ाया। आर्ट का बच्चा भी केमिस्ट्री में इतना मज़ा लेने लगेगा, इतना मज़ा आने लगेगा कि आप पक्का यकीन के साथ बोलोगे सर आप पहले कहाँ थे। मैं रियल बताऊँ, ये पूरा 120% सत्य है। आइए, हमारी शुरुआत से भी आपको अपने आप में अंदाज़ा लग जाएगा कि केमिस्ट्री अपनी औकात क्या रखती है आपके सामने। चलिए तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग कुछ मत नोट कीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको नोट कराऊंगा, बशर्ते पहले सुनते जाइएगा। बात केमिस्ट्री के करने से पहले बात एक कर लें कि केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। तो उसके पहले बात कर लें कि विज्ञान क्या है। हम लोगों ने छोटी छोटी कक्षाओं में सीखा था कि विज्ञान की जो परिभाषा है, किसी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता था। ये हम लोगों ने रटे रटाई बात सीखी थी और पढ़ी थी। आज उसी का बी प्रैक्टिकली रूप देखने जाने, हम बी प्रैक्टिकली उसको देखेंगे, जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई कि एक विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की बहुत बड़ी एक तरीके से ब्रांच हो जा रही थी। अगर केवल विज्ञान बोल दिया जाता तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, धरा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतने विज्ञान हो जा रहे थे कि उनको एक साथ पढ़ पाना, उनको एक साथ पढ़ा पाना बहुत टफ हो जा रहा था। यानी अध्ययन की दृष्टि से इतना बड़ा पार्ट अपने आप में पढ़ा पाना, पढ़ना सभी के लिए बहुत ही दिक्कत का काम हो चुका था। तो हमारे जो गणितज्ञ थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो फिलासफर थे, उन्होंने क्या किया, इस विज्ञान को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया। उन्हीं छोटे छोटे पार्टों में आपका भौतिक विज्ञान आ गया, रसायन विज्ञान आ गया, जीव विज्ञान आ गया, वनस्पति विज्ञान आ गया, सामाजिक विज्ञान आ गया। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जिस विषय के आगे विज्ञान लग गया इसका मतलब विज्ञान हो गया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सामाजिक विज्ञान कौन सा विज्ञान है। अरे भाई, समाज का विज्ञान ही सामाजिक विज्ञान कहलाएगा। तो उसकी चर्चा हम लोग जो फिलासफर की चीज़ें हैं वो हम अलग बात करेंगे। जब हमारे सिविल के बैच चलते हैं तो उसमें एथिक्स की बात होती है तो उसका जिक्र होता है, करता हूँ। तो फिलहाल हम उतने लेवल की बात ना करें। अभी हम खास आज हमारा मूड है कि एनटीपीसी की पूरी बात करना, तो हम उसी लेवल की बात करते हैं। तो आइए अब हम केमिस्ट्री को देखते हैं। केमिस्ट्री अगर देखा जाए बेटा तो केमिस्ट्री ये लिखी गई है केमिस्ट्री, बट पढ़ी जाएगी केमिस्ट्री, यानी हिंदी होती है रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इनको तोड़ा जाए तो ये टुटके आएंगी केमी प्लस हिस्ट्री। केमिस्ट्री को तोड़ा जाए तो केमी बनेगी, केमी प्लस हिस्ट्री। तो केमी का मतलब कुछ होता होगा, हिस्ट्री का मतलब होता होगा इतिहास से। जी मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री केमी शब्द से बना हुआ है। अब बात आती है केमी शब्द क्या है।
कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा केमिया, केमिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप केमी समझेंगे। तो रसायन विज्ञान जो है, जिसकी इंग्लिश केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो है मेरे प्यारे बच्चों, मिस्र देश के मिस्र देश के केमी शब्द से लिया गया है। केमी का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। मतलब मुझे केमिस्ट्री का पूरा जो अर्थ समझ में आना चाहिए वो है काली मिट्टी का इतिहास। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझने की ज़रूरत अब ज़्यादा नहीं है। अब हम अपने आप में क्वेश्चन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, या केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के केमी शब्द से हुई है। केमी शब्द या कीमिया, इसका मतलब होता है काली मिट्टी। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बोलेंगे मिस्र देश से हुई है। फिर बोलेंगे किस शब्द से हुई है, तो बोलेंगे कीमिया से हुई है या केमी से हुई है। फिर बोलेंगे इसका मतलब क्या है, तो बताना पड़ेगा काली मिट्टी। क्लियर? बेटा आप लोग लिखिए मत, मैं एक एक पॉइंट लिखाऊंगा आप लोगों को। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है पहले सुनते जाएं, बाकी स्टेप बाय स्टेप अभी एक एक चीज़ आपको लिखा दी जाएगी, और वैसे ही लिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बेसिकली आप पूरा लिखते चले जाएंगे। ठीक है? तो चलिए समझ में आ गया कि केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया। अब फिर बात आती है बेटा कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्लियर हो गई। किस शब्द से हुई, क्लियर हो गई। कहाँ से हुई, क्लियर हो गई। अब बात करना है कि केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है। तो बेटू लेवासिए लिख लेना, भी लिखाएंगे। लेवासिए द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी लेवासिए को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब हम लोगों ने केमिस्ट्री को एक तरीके से समझ लिया, थोड़ा अपने लेवल की बात कर ली। कहाँ से जन्म हुआ समझ लिया, इसके फादर कौन थे समझ लिया। अब बात आती है कि रसायन विज्ञान है क्या। विज्ञान की शाखा तो है ही, लेकिन रसायन विज्ञान है क्या। यानी बेटा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टी अर्थात उनके लक्षण, उनके अध्ययन हमें जिस विज्ञान की शाखा में करने को मिलता है, या विज्ञान की वह शाखा जिनमें इनका अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक, चलिए अब बात आती है, ये बात तो समझ में आ गई। फिर बात आती है कि ये रसायन विज्ञान तो समझ में आ गई, यहाँ तक बात हो गई। फिर बात आती है कि पदार्थ क्या है। देखो बेटा, फिजिक्स में हम पदार्थ को बॉडी बोलेंगे, पिंड बोलेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में उनको हम पदार्थ बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो इसलिए ये देखिए अलग अलग भाषा नहीं है, भाषा एक ही है, बस बोलने का तात्पर्य अलग है। जैसे हम अगर गांव में हैं तो पिताजी को बाबूजी बोलेंगे, राइट। पापा तो अब तो बोलचाल की भाषा में लोग यूज़ करना शुरू कर दिए, वरना दादा बोलते थे, पिताजी बोलते थे ना, बप्पा अब्बा कुछ भी बोलते थे। अब हम मॉडर्न में आ गए तो डैडी बोलते हैं, आपा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या नौटंकी बोलते हैं। तो सिंपल सा फंडा सेम ऐसे ही है कि केमिस्ट्री में हम पदार्थ को पदार्थ के नाम से जानेंगे, और वही पदार्थ फिजिक्स में पिंड का रूप ले लेती है। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स का जिक्र करूंगा, क्योंकि फिजिक्स का जिक्र हम मोशन से ही करेंगे, तो ही शुरुआत हो जाएगी, आप लोग परेशान ना रहें। तो समझे जरा कि पदार्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द मैटर, पदार्थ क्या है समझिए। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, और जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सही किया जा सके, पदार्थ कहलाती है, राइट। अब बात आती है कि शायद इतनी बड़ी भाषा तो हमें नहीं समझ में आई, ज्ञानेंद्रिय क्या है ये भी नहीं समझ में आई। तो समझो, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, राइट। अब इसको अपने हाथ पे जब मैंने रखा तो इसने कुछ जगह कवर की,
अब इसमें कुछ तो वेट होगा, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ तो इसमें होगा। स्थान घेरा कुछ भार थी, और इसका अनुभव हम कर पा रहे हैं, इसको पहचान पा रहे हैं कि पक्का है ये सर, कुछ ऐसी चीज़ है जिसे लिखने की काम आती है, राइट। तो बस यही बात हो गई कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती होगी, जिसमें भार होता होगा, और जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा सही कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। जैसे इस क्लास में पोडियम, व्हाइट बोर्ड, फैन, एलईडी बल्ब, एनी बल्ब, वाटर, ठीक। मतलब हम जिनको चारों तरफ देख रहे हैं, हम जिन वस्तुओं को अपनी चारों तरफ देख रहे हैं, वे मेरे प्यारे बच्चों सभी की सभी पदार्थ कहलाती हैं, राइट, क्लियर। अब आती है बेटा कि पानी क्या है। बेटा पानी भी पदार्थ है। क्यों? अब जैसे पानी इस बोतल में है, पक्का है इसने कुछ जगह कवर की होगी। अब बोतल खाली था तो इसका वेट कुछ और था, पानी भर दिया गया, इसका वेट कुछ और हो गया। यानी इसने स्थान घेरा, इसमें वेट हुआ, भार हुआ, और हम इसको आसानी से पहचान पा रहे हैं कि है क्या। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि ये बात समझ में आ गई कि पदार्थ क्या है। जो थोड़ा सा मेन है इसमें जो समझना है, अभी मैं लिखवाता जाऊंगा एक पॉइंट, बस आप सुनते जाएं। कि मैंने शुरू में कहा था यार कि साइंस आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि 25 के 25 क्वेश्चन जो हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट भी 20+ रहेगा। ये बात यकीन है, मैं आपको मतलब इतना ज़्यादा एक तरीके से आपकी इतनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हवा हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ। तो हम लोग को पूरे दिमाग में रटा पड़ा होता है कि क्या क्या चीज़ पूछी जाती हैं, तो मैं उसी ज्ञान के बल पे ही आपको ये बात चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें समझना है मेरे प्यारे दोस्तों कि पदार्थ जो है वो है क्या। तो चलिए समझते हैं। देखो समझो प्यारे बच्चों, पदार्थ क्या है ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि इनकी अवस्था कितनी होती है, स्टेट ऑफ मैटर। तो मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ तक हम लोग पढ़ते आते हैं और हमें पढ़ाया भी जाता है और हम रटाते भी हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनो, ये तो बहुत छोटे लेवल की बात हुई कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आप लोग कंपटीशन के एक तरीके से कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ तक काम नहीं चलेगा। अर्थात यहीं से ही केवल इतना ज्ञान से काम नहीं चलेगा, कुछ आगे समझना होगा। तो यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं एक तरीके से ठोस, द्रव, गैस तो हैं ही, एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा की अवस्था। ये पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अभी आप लोग कुछ भी ना लिखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इस पर ध्यान दें, सुनते रहें यार, क्यों परेशान करें फालतू में। मैं एक चीज़ लिखाऊंगा भी, ठीक। और 5वीं अवस्था जो है बोस-आइंस्टीन अवस्था है, क्लियर। तो उसका जिक्र होगा। तो ये बात हम लोग समझ गए कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं, ठीक। ठोस, गैस, द्रव, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन अवस्था, ऐसा हमें समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि ये ठोस होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। ठोस अवस्था क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे सामान्य ताप दाब पर जो वस्तुएं मुझे ठोस अवस्था में दिखती हैं वो ठोस कहलाती हैं। अब हमने इनमें एक शब्द यूज किया सामान्य ताप दाब। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये पानी है, ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर है, सामान्य ताप दाब पर है, तो ये मुझे द्रव के रूप में दिख रहा है। अच्छा आइए इसका ज़रा हम टेम्परेचर चेंज करें। इस पानी को हम प्रेशर कुकर में रख दें,
प्रेशर कुकर को बंद कर दें, उस पर मार सीटी 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 लगाए पड़े। अब जब हमने इनमें सीटी लगाना शुरू कर दिया, ये पानी जो कि द्रव अवस्था में था अब भाप बन के उड़ना शुरू कर देगा, अर्थात तो गैसीय अवस्था में आ गया। तो था तो पानी, बन गया गैस। तो गैस वो बना है तो मेरे टेम्परेचर चेंज करने की वजह से बना है, ना कि ये पानी गैस अवस्था में था। ऐसे ही आइए इस पानी को फ्रीजर में रख दें। आइए रख देते हैं फ्रीजर में। जब इसको मैंने रख दिया, अब यह पानी अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। अब ये पानी किस अवस्था में आ गया? बर्फ बन गया, जम गया, अर्थात इसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया। यानी जो पानी था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि द्रव अवस्था में था, लिक्विड पोजीशन में था, अब ये सॉलिड पोजीशन में हो गया। तो मैंने वही आपसे बताया कि प्रत्येक वस्तु जो सामान्य ताप दाब पर ठोस अवस्था में दिखेगी, ठोस कहलाएगी। सामान्य ताप दाब पर द्रव अवस्था में दिखेगी, द्रव कहलाएगी। सामान्य ताप दाब पर गैसीय अवस्था में होगी तो गैस कहलाएगी। आई ओके? चलिए अभी लिखाएंगे। बेटा लिखना कुछ भी मत, आप लोग कुछ भी कॉपी मत करना, एक एक चीज़ लिखाई जाएगी आपको, ठीक है? आई ओके? चलिए, तो यहाँ तक बात हो गई कि सर केमिस्ट्री की उत्पत्ति हो गई, केमिस्ट्री कहाँ से आई ये भी हो गया, केमिस्ट्री को जन्म किसने दिया ये भी आ गया। ठीक, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इनकी मम्मी का क्या नाम है। बेटा साइंस में मम्मी नहीं होती हैं, ठीक है, केवल पापा पापा ही होते हैं। तो इस बात पे आप लोग बेझिझक। और जैसे आपने देखा होगा कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता फला, भौतिक विज्ञान के पापा फला, तो बच्चे पूछते थे कि मम्मी का क्या नाम है। तो बेटा मम्मी का नाम नहीं पता, ठीक। तो इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मम्मी नहीं होती हैं लोगों की, ठीक। चलिए, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हो गई, पदार्थ बन गया, पदार्थ की अवस्था हो गई। अब बात आती है कि पदार्थ जैसे ये क्या है, स्टिक है, पदार्थ है, पिटाई होती है इन लोगों की, बच्चों की। तो यानी ये भी एक तरीके से पदार्थ है। आपका फ़ोन भी ये भी पदार्थ है, छोटा फ़ोन भी मैटर है, मार्कर भी मैटर है। अब हम बात करते हैं कि जो पदार्थ हैं ये क्या हैं, ये कैसे बने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक पदार्थ वो चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, चाहे प्लाज्मा की अवस्था में हो, चाहे टीम तामड़ा हो, नौटंकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने किसी भी अवस्था में होगा, किसी भी पोजीशन में होगा, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। बेटा इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। अच्छा, नंगी आंखों का तात्पर्य यहाँ इसको चश्मा पहना देना, कैप लगा देना, ये नहीं है। नंगी आंखों का मतलब जो हमारी आंख की देखने की क्षमता है उसकी बात कर रहे हैं। हम दिन में आसमान में तारे नहीं देख पाते हैं अपनी आँखों से, वह रात में थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है ना। तो हम उसका यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो मेरा नंगी आँखों का तात्पर्य यही है कि हम सूक्ष्मदर्शी का यूज ना करें। तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन्हीं छोटे छोटे कणों को मौलिक कण कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। यानी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे मौलिक कणों से मिलकर बना है। इन्हीं छोटे छोटे मौलिक कणों को हम मूल कण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, ये छोटे छोटे जो मूल कण हैं, आखिर ये हैं क्या? जी बेटा, गुड क्वेश्चन, ये होना चाहिए था। मतलब ये छोटे छोटे जो मौलिक कण हैं, इन्हीं का नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई मेसान, बहुत से ऐसे नाम हैं इसमें। तो यही है, लेकिन मुख्यतः जो हमारी साइंस एक तरीके से डिफाइन करती है, हैं तो सभी, लेकिन हम अपने लेवल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही प्रत्येक पदार्थ का मूल कण है। क्योंकि बाबू और जिसका मैंने नाम लिया पाई मेसान, ठीक है, अभी जिक्र कराऊंगा,
ये सब कुछ पल के लिए उसमें एग्ज्यूम किए जाते हैं। अभी उसका दर्शन होगा, आखिर पाई निशान है क्या, ठीक है। चलिए, तो यानी पक्का है, बात समझ में आ गई कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। इन्हीं मौलिक कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब यहाँ तक बात आ गई, अब हम इनकी बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये हैं क्या, ये कहाँ से आए, इनकी खोज किसने की, ये किस तरीके से हमारे केमिस्ट्री में यूज होना शुरू हो गए। अब यहाँ से बात आपकी पूरी पूरी शुरू हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जितना हमने लेक्चर दिया है उसको फटाफट लिख लें, क्योंकि यहाँ से बात थोड़ा सा टफ होने वाली है। तो चलिए लिखना शुरू कर दें। लिखिए जरा। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण संघटन, कामा का लिखिएगा, पदार्थों के गुण कामा संघटन कामा संरचना आदि लिख दीजिए, का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। क्लियर। चलिए अब जरा लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार मार के लिखिएगा आप लोग। लिखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के केमी शब्द से हुई है। केमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। जिसका अर्थ है काली मिट्टी। लिख लिया? हो गया। चलिए, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। चलिए स्टार मार्क दीजिए। आगे लिखिए, लेवासिए को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। लेवासिए द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवासिए को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। हो गया। चलिए आगे लिखिए जरा। पदार्थ, हेडिंग छोड़िएगा, पदार्थ, मैटर, और लिखिएगा। लिखिए। हो गया। लिखो, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सही ज्ञात किया जा सके।
पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे जैसे चेयर, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, पोडियम, काम लगा दीजिएगा, कलम, किताब, पानी, गैस आदि। ठीक हो गया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जी ये ज्ञान इंद्रिय क्या है। ज्ञान की इंद्रिय जो हमें ज्ञान दे, एक्नॉलेज दे, वही ज्ञान इंद्रिय बोली जाती है। जैसे हमारे शरीर में ठंडी गर्मी का अनुभव होता है तो किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। कोई खाने की चीज़ है, बहुत तीखी है, बहुत चटपटी है, बहुत लाजवाब वाली है, कैसे पता चला? जीभ के द्वारा। कमरे में बड़ी बदबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है, ये कौन बताता है? नाक। हमें कोई चीज़ सुनाई दे रही है, कहाँ से? कान से। हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है, कैसे? आँख से। तो यानी यही सब हमारी ज्ञानेंद्रिय हो गई। यानी नाक हुआ, कान हुआ, आँख हुआ, त्वचा हुआ, जीभ हुई, ये सब क्या हो गए? ये सब हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, पदार्थ तक बात समझ में आ गई। अब जरा समझिए कि किसी ने कहा सर गैस पदार्थ है कि नहीं है? कोई बात नहीं। हाँ बोले। हाँ बता रहे। चल बेटा, गैस भी हमारा एक पदार्थ है। जैसे अब हम एलपीजी गैस का सिलेंडर ले लें, तो सिलेंडर जब खाली हो जाता है तो उसको उठाने में बड़ी आसानी होती है, उठा लेते हैं, कंधे पे रख के चलते बने। लेकिन जब उसमें गैस भर आती है तो यार उसका वेट तो कुछ ज़्यादा हो जाता है ना भैया। तो यानी उसने स्थान तो घेरा होगा, उसमें कुछ तो भार आ गया होगा, तो इसीलिए गैस क्या हो गया? पदार्थ है। फिर आप बात कहते हैं सर जी आपने कहा कि उसका अनुभव कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर, इनका अनुभव करेंगे तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही है, इसका अनुभव हो रहा है, मुझे पक्का हो रहा है, तो यानी प्रत्यक्ष रूप में उसका ज्ञान हमें हो रहा है। इसीलिए ये बात फिक्स हो गई कि गैस जो है वो भी पदार्थ है। ठीक, चलिए अब बस लिखते जाइए फटाफट। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। तो लिखिए जरा। पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब बेटू इन तीनों में से किसी को पहले लिख दो। आप गैस को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठोस दूसरे स्थान पे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। द्रव दूसरे स्थान पे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए तीन अवस्थाएं ऊपर नीचे कभी भी लिखी जा सकती हैं। ठोस द्रव गैस बता दीजिए, द्रव ठोस गैस बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चौथी अवस्था है उसको भी लिखते जाएं, उस पर इंपॉर्टेंट लिख देंगे। चौथी अवस्था लिखिए या स्टार मार्क लिख दीजिए। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। अगला स्टार मार्क लिखिए बेटू, अगला स्टार मार्क लिखिए।
बोस आइंस्टीन पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। देख ले बेटू, तो इसमें मेन यही था कि प्लाज्मा क्या है, चौथी अवस्था, बोस आइंस्टीन क्या है, पांचवी अवस्था। हल्का सा जिक्र कर दे, बोस आइंस्टीन कौन सी अवस्था है और प्लाज्मा कौन सी अवस्था है। बेटा जैसे आप लोगों ने जैम जेली देखी होगी, देखिए ना, जो छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, जो 5 रुपये की आती है, वही मान लीजिए, वही लगभग उसी तरीके से जो पदार्थ पाया जाता है, वो लगभग मान के चलिए कि वो प्लाज्मा की अवस्था वही है। अरे जैम जेली हम लोग मुरब्बा देखते हैं, इनका वही मान लीजिए। और पांचवी जो होती है, इनकी मिली हुई रूप होती है। तो इसका नाम बोस आइंस्टीन क्यों पड़ा, समझें जरा। जगदीश चंद्र बोस का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। क्या तुम्हारे मौसा थे बेटा, सुभाष चंद्र बोस नहीं, पागल कहीं पे। जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने पेड़ पौधे सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, वो हमारी तरह बात करते हैं, उनमें जनन प्रजनन होता है, ये सब चीज़ें जिस मशीन के द्वारा पता लगाई जाती है, उसी मशीन की खोज किया था इन्होंने, जगदीश चंद्र बोस ने। और आइंस्टीन का नाम तो लगभग सब लोग जानते होंगे। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर पदार्थ की एक अलग सी अवस्था फाइंड आउट की, उसी अलग अवस्था को ही बोस आइंस्टीन अवस्था बोल दिया गया। ठीक है, इतना हो गया, लिख लिया। चलिए अब लिखो स्टार मार के, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। इन्हीं मौलिक कणों को मूल कण, बेटा देखो मौलिक का मतलब मूल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हीं कणों को मूल कण या मौलिक कण कहते हैं। ठीक हो गया। अगला स्टार मार्क लिखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाते जाइएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाइमेशन, डॉट 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 आदि को सभी पदार्थों का मौलिक कण कहा जाता है। मौलिक कण कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं बेटा, यहाँ तक पूरा जिक्र हो चुका था और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, और हम इन मूल कणों की विशेषताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, और हमारे एनटीपीसी में इस पर कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं उनका भी जिक्र करते जा रहे हैं। तो आप फिर से सुनते जाइएगा, और सुनने के बाद आपका फिर मैं पूरी बात लिखा दूंगा, तो इसलिए इसमें परेशान ना हो। चलिए इसको ज़रा समझना शुरू कर दे। देखो बेटा ज़रा, हम लोगों ने तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये सब क्या हैं, किसी भी पदार्थ के मौलिक कण हैं। अब बात आती है कि ये सब पाए कहाँ जाते हैं, होते कहाँ हैं, इनको पैदा कौन किया, ये नौटंकी कहाँ से आ गई, और हमें इनको इतने झमेले के रूप में पढ़ना क्यों पड़ रहा है, उसको हम देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं ज़रा। देखो बेटा, एक वैज्ञानिक थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड क्या कर रहे थे, एक दिन अपने लैब में बैठे थे और वो अल्फा कणों की प्रॉपर्टी देख रहे थे। अल्फा, बीटा, गामा कण का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं है, जब मैं रेडियोधर्मिता बताऊंगा
तो उसमें इसका जिक्र पूरा है। और एक क्वेश्चन तो लगभग आपके एनटीपीसी में अगर आप प्रीवियस पेपर को उठा के देखें तो लगभग जिक्र किया गया है। तो आइए लेकिन हल्का सा जिक्र कर लेते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं बेटू कि अल्फ़ा कण क्या है, ये बीटा कण क्या है, ये गामा कण क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक कण भी है और एक तरीके से ये तरंगे भी होती हैं, ये दोहरी प्राकृत शो करती हैं। ठीक है, तो बताऊंगा आगे। तो इनको समझने से पहले ज़रा ये समझ लें कि ये अल्फ़ा बीटा गामा आखिर पाई कहाँ जाती हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव पदार्थ को देखा होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ बताने के लिए हम पूरा टॉपिक ही मेरे पास पड़ा है, जिक्र करूँगा। बस केवल इतना समझ जाएं कि प्रत्येक वह पदार्थ जो स्वतः वेधी किरणें उत्सर्जित करता है, जैसे लाइट जल रही है, अगर हमने ऐसे हल्का सा इस पर टच कर दिया तो इसके अगल बगल हल्की हल्की लाइट प्रकाश दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस दीवार से उस दीवार की तरफ हम देखें तो उस दीवार के तरफ से इस दीवार की तरफ ये लाइट हमें नहीं दिखा पाएगी। ऐसा नहीं कि हम इधर टॉर्च जलाएंगे तो उधर जाकर रोशनी मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो यानी इस बल्ब की लाइट में इस दीवार को भेदने की, छेदने की, आर पार करके दिखाने की क्षमता नहीं है। लेकिन वे सभी पदार्थ जो स्वतः वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं, स्वतः वेधी मतलब इनको जलाना पड़ रहा है, ये लाइट के सहारे से जल रही हैं। अभी लाइट डिस्कनेक्ट हो जाए, इन्वर्टर ऑफ हो जाए, लाइट चला जाए तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा। यानी ये स्वतः वेधी, स्वतः जलती ही नहीं है, तो वेधने की तो बात ही कर दो, उसकी तो बात तो दूर ही कर दो। तो यानी प्रत्येक पदार्थ, कोई पदार्थ हो जो स्वतः वेधी किरणें उत्सर्जित कर सकता है या करता है, उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और उन्हीं के गुण को रेडियो धर्मिता कहते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, बोरियम, ये सब बाबू रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये रेडियो एक्टिव तत्व क्यों बनते हैं, कैसे होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, पढ़ाऊंगा उसमें। बस इतना समझ लें कि रेडियो एक्टिव तत्व समझ लीजिए, ये स्वतः वेधी किरणें उत्सर्जित करती हैं। तो उन्हीं किरणों में जो उत्सर्जित होता है, उन्हीं किरणों में अल्फ़ा बीटा गामा पाया जाता है। और इसका जो नेचर होता है, कैसे पता चला था, ये बोर, अब बताऊंगा बोर का मॉडल स्ट्रक्चर, तो उसमें थोड़ा जिक्र कर दूंगा। बस आप इतना समझ जाएं कि ये जो कण हैं, इनकी जो नेचर थी, कैसे पता चली कि यहीं पे कोई रेडियो एक्टिव तत्व रखा गया। अब देखा गया कि इससे कुछ किरणें इधर चली आती हैं, कुछ इधर चली आती हैं, और कुछ तो भैया सीधे साधे बिना किसी को देखे दाखे चली जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कुछ कण या कुछ रे, हमने कहा कि अल्फ़ा बीटा गामा हमारे कण भी हैं और किरण भी हैं, अर्थात डबल नेचर प्रॉपर्टी शो करती हैं। क्यों करती हैं बताऊंगा आगे चल के। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इससे जो किरण उत्सर्जित होती है, कुछ तो निगेटिव साइड में चली जा रही है, कुछ पॉजिटिव साइड में चली जा रही है। तो लोगों ने ये अनुमान लगाया कि जो निगेटिव साइड में जाती होगी वो पक्का है धनात्मक होती होगी, और जो पॉजिटिव साइड में आती होगी वो ऋणात्मक होती होगी। जैसे हम लोग लड़की को देख के भैया बहुत मज़ा लेते हैं, लड़कियों की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि हम पॉजिटिव में तो निगेटिव की साइड में अट्रैक्ट होते हैं। इट्स द नेचर। सेम जो निगेटिव साइड में डायरेक्ट टर्न हुआ, अट्रैक्ट हुआ, उसी को बोल दिया गया अल्फा कण। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्फा कण मूलतः तो ऋण दिशा की साइड में है, लेकिन है पॉजिटिव। बीटा कण टर्न होता है पॉजिटिव पोल के साइड में, बट है निगेटिव। इसी से पता चला था और इसी से इसका
खुलासा हुआ था कि अल्फ़ा कैसा है। तो अल्फ़ा मेरे प्यारे बच्चों धनावेशित कण है। किधर ये झुकेगा, इसका नेचर क्या होगा, निगेटिव साइड में, क्योंकि पॉजिटिव है। बीटा कण की प्रॉपर्टी क्या होगी, बीटा कण जो है मेरा वो निगेटिव पार्टिकल है, टर्न कहाँ होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन एक कण ऐसा था भैया कि वो कहीं नहीं मुड़ा, ना तो निगेटिव में ना तो पॉजिटिव में, मतलब ना तो लड़की की तरीके से लड़कों को देखा, ना लड़कियों के तरीके से लड़की को देखा, अर्थात वो कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसका अट्रैक्शन किसी पर भी नहीं पड़ा, वो सीधे आगे निकल गया। इसी कण को बोल दिया गया भैया गामा, यानी ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो इसको एक मिनट के लिए चाहे अभी यहाँ पर आप इसको रे मान लें, किरण मान लें या कण मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जिक्र करूँगा पूरा मैं। तो यानी अल्फ़ा बीटा का उद्गम कहाँ से हो गया, समझ में आ गया कि अल्फ़ा बीटा गामा आई कहाँ से। तो अल्फ़ा बीटा गामा जो हैं एक तरीके से रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली पार्टिकल हैं, रे हैं, समझ में आ गई। अल्फ़ा धनावेशित होता है, कैसे पता चला, क्योंकि ये निगेटिव साइड में अट्रैक्ट होता है। बीटा निगेटिव है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइड में डायरेक्ट अट्रैक्ट होता है। ये गामा क्या है, ये विद्युत उदासीन है, मतलब नो चार्जेस, यानी इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है। इसी को आगे चलकर हम एक्स रे भी बोल देंगे। वही एक्स रे मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके हड्डी में बॉडी में कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो डॉक्टर बोलते हैं जाके एक्स रे करा लाओ, तो उसी रे से ही इसका बॉडी का एक्स रे होता है, इसलिए उसका नाम ही है एक्स रे। एक्स रे, रे का मतलब होता है किरण, यानी एक्स किरण, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है, तो आगे बताऊंगा उसमें, ठीक है। चलिए, तो इतना बस समझ लीजिए, हम जिस पॉइंट पे थे उस पॉइंट पे आ जाएं। तो समझे बेटा जरा, तो रदरफोर्ड अल्फा कणों की बमबारी कर रहे थे, इसके पार्टिकल को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण एक जगह से लौट आ रहा है, वो फिसल के चला आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार अल्फा कण तो है पॉजिटिव, बट ये किसी स्थान से लौट कर चला आ रहा है। लौट कर चला आ रहा है मतलब कि उसके अंदर ये जा ही नहीं पा रहा है, ये टकरा कर वापस चला आ रहा है, या फिर अगल बगल होकर चला जा रहा है ऐसे कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसे चला गया। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यह धनावेशित था। अब ये लौट कर आ जा रहा है, टर्न हो जा रहा है, बगल से क्रॉस करके निकल जा रहा है, बट इसके अंदर से क्रॉस होके नहीं जा रहा है। तो उन्होंने अपने प्रयोग में ये बात सिद्ध पाया कि ये ज़रूर कोई ऐसा स्थान होगा जिसमें इसी के जैसा या फिर यही इसके अंदर पाया जाता हो। तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि इसके अंदर तो अल्फ़ा नहीं पाया गया होगा, क्योंकि अल्फ़ा जिसके अंदर पाया जाएगा वो रेडियो एक्टिव तत्व होगा, जबकि एक तरीके से रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पर रखा नहीं गया था। तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ये पक्का है, अल्फ़ा तो नहीं है, बट इसी के जैसा ही कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है। तो उन्होंने क्या किया सर, और देखिए लाइट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये पक्का है, इसके अंदर जो पाया गया है ये अल्फ़ा तो नहीं है, बट इसके जैसा कोई कण है या कोई चीज़ है। आ रही सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो यानी इन्होंने ये चीज़ अनुमान लगाया कि इसके जगह पर कोई ऐसा है। जी मेरे प्यारे बच्चों, उनको ये ज्ञात हो गया कि इसके अंदर जो पाया गया है वो पक्का है, इसी के जैसा कोई है। और इन्होंने ही मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, इन्होंने ही इस जगह का नाम
नाभिक बताया, न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि ये जो है ये नाभिक है, न्यूक्लियस, और इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो पाया गया है वो पक्का है, धनावेशित है, यानी पॉजिटिव है। इसी पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट को लेकर इन्होंने इसके अंदर पाए जाने वाले कण को प्रोटॉन नाम दिया। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ से अब शुरू हो गया केमिस्ट्री का रियल पार्ट, केमिस्ट्री का आगे का पढ़ने पढ़ाने का प्रोसेस अब यहाँ पे ढंग के तरीके से देखने को मिलना शुरू हो गया। ये बात स्पष्ट हो गई कि इसके अंदर जो पाया गया है वो बिल्कुल धनावेशित है और इसके जैसा ही है, अर्थात ये इन्होंने इसका नाम दे दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि ये पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव के अगल बगल उनको कुछ दिखाई नहीं दिया होगा, सुनाई नहीं दिया होगा, समझ में नहीं आया होगा, उन्होंने सीधे उठा के इसका नाम प्रोटॉन बोल दिया। तो मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो मानना है कि उन्होंने इसको प्रोटॉन क्यों बोला होगा, मेरे हिसाब से इसीलिए बोला होगा। बाकी भैया आप उनसे चलो पूछने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो इतना समझ जाइए कि उन्होंने ही प्रोटॉन की खोज की और उन्होंने ही नाभिक की खोज की। अरे भाई, जब उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि गोल 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 वाला है क्या, तो इसके अंदर कौन पाया गया है, उसकी खोज कोई और करने थोड़ा आया होगा। आपको समझाने का तरीका है। इसका मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ओके बेटू, नाभिक की जब इन्होंने खोज की तो इन्होंने ही नहीं बताया कि इसे गोला 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 होता है। बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ऐसे 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 होता है। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं भैया, ऐसे ये तरबूजा जैसे होता है, तरबूजे की जो बीज होती है ऐसे ऐसे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये है वो है। मां नौटंकी किए बड़े रहे, खूब नौटंकी हुई भाई साहब। लेकिन बाद में ये पता चला कि जब आगे आए नील्स बोर एंड बरी, तो नील्स बोर एंड बरी ने ही बोर का मॉडल स्ट्रक्चर बताऊंगा तो भी पूरा जिक्र कराऊंगा, तो उन्होंने बताया नहीं भाई साहब यही है, ऐसे ही है। नाभिक जो है एकदम गोलाकार ही है और सबकी नाभिक अलग अलग है। ठीक है, तो फाइनली यही स्ट्रक्चर हो गया नाभिक का कि नाभिक ऐसे ही है। ठीक है, चलिए, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर प्रोटॉन रहता है उसको नाभिक बोल दिया गया। और नाभिक नाभिक कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इन्होंने अपने बमबारी से पता लगाया था कि धनावेशित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अल्फ़ा की बमबारी इस पर हो रही थी और अल्फ़ा कण इसके अंदर नहीं जा पा रहा था, तो इससे यही सिद्ध हुआ कि इसके अंदर जो भी होगा बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, बल्कि अल्फ़ा नहीं होगा। तो यानी ये नाभिक जो है पूर्ण रूप से धनावेशित है। नाभिक जो है पूरा का पूरा बेटू धनावेशित है। क्यों धनावेशित है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन पाया जा रहा है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? लिखाऊंगा। फिर बात हुआ कि ये नाभिक धनावेशित हो गया प्रोटॉन की वजह से। फिर अब वैज्ञानिकों में खलबली मच गई, अरे 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 नाभिक मिल गया, अरे 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 प्रोटॉन मिल गया। तो फिर बात शुरू हो गई कि यार ये ऐसे प्रोटॉन अकेले तो नहीं होगा। अगर लड़की है अगल बगल घूम रही है भैया, तो लड़का जरूर घूम रहा होगा, ये बात तय है। आप देखिए जरा अपने गर्ल हाट के अगल बगल में, लड़के कम लड़कियां ज़्यादा या लड़कियां कम लड़के ज़्यादा घूमते नजर आएंगे भाई साहब। मैं तो अपने घर के बगल में देखता हूँ भैया, है ना। तो इस बात का खुलासा हो चुका और वैज्ञानिकों में खलबली मचनी शुरू हो गई कि अगर ये प्रोटॉन है तो ज़रूर इसके अपोजिट वाला कहीं घूम रहा होगा। जी, बाद में सर्वे हुआ, वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी और बाद में पता ही चल गया कि इस नाभिक के चारों ओर ऐसे कुछ बना हुआ है।
ऐसे कुछ बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल गोला गोला ये भी था, यानी नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं दिखी, सर्कुलर पथ दिखा। इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं को मेरे प्यारे बच्चों नील्स बोर एंड बरी ने इसी का नाम दे दिया कक्षा, यानी सेल। ठीक, तो यानी वृत्त के चारों ओर नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षाएं मिल गई। इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं को वृत्तीय कक्षाओं को कक्षा बोला गया, या इसी को हम लोग कोष बोल दिए, कक्षा या कोष। अब बात समझ में आ गई कि कोष क्या है। नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षाएं हैं, वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पथ है, वृत्तीय रास्ता है, उसी का नाम कोष या कक्षा हो गया, इंग्लिश सेल हो गई। इसी में मेरे प्यारे बच्चों, इसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पाने के लिए चक्कर लगाता रहता है, जैसे कि लड़के लड़कियों के गर्ल हॉस्टल के चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, तो यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि नाभिक ये है, बाहर बाहर कक्षा है, और उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन इतने आसानी से घूम रहा है ये तुरंत पता नहीं चल गया, बड़ी खोज हुई भैया, बहुत खोजा गया, तब पता चला कि लड़का इनका साला घूम रहा है हॉस्टल के पीछे लड़की के, ऐसा नहीं पता चला है ना। तो यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि जो वृत्तीय कक्षाएं हैं, जिनको कोष बोला गया, कक्षा बोला गया, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये बात पता चली कब? जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव में है। और इतना ही नहीं, जितना शक्तिशाली ये है उतना ही शक्तिशाली प्रोटॉन है। मैं बराबर संख्या बराबर अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, सिखा खाली रहा हूँ। मतलब भैया जितनी खूबसूरत ये है ऐश्वर्या राय, उतने खूबसूरत अभिषेक बच्चन जी हैं। मतलब दोनों सेम प्रॉपर्टी के हैं, बशर्ते एक मेल है और एक फीमेल है। मतलब एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है, दोनों की सेम क्षमता है। और इतना ही नहीं, नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, इसका मतलब प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, आवेश होता है। मैं लिखाऊंगा कि इसकी कितने ग्राम का है, कितने मास का है, क्या चार्जेज हैं, क्या इसकी वैल्यू है, सब बताऊंगा, अभी दिखा दूंगा मैं, बस सुनते जाएं आप। तो यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और कोषों में इलेक्ट्रॉन का घूमना, उनका वितरण करना, ये जो बात हुई थी, इस बात का ज्ञान दिया था नील्स बोर बरी। नील्स बोर एंड बरी। बोर एंड बरी ने बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डिंग मूव करेगा। 2n², जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कोष है, सेल है, कोषों की संख्या। जैसे किसी ने कहा कि पहले कोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, तो 2 लिख दो, 1 पर स्क्वायर कर दो, 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में गुणा करोगे 2 हो जाएगा। किसी ने कहा बेटू कि दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। यानी दूसरे कोष, जैसे पहला कोष है दूसरा कोष, दूसरे कोष में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा
इसमें रहने की औकात नहीं है। हाँ, उससे कम हो सकते हैं, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, यानी 8 से ना तो ज़्यादा होंगी और ना तो 1 से कम होंगी। ऐसा नहीं कि 0 पाया जाएगा, नहीं। ऐसे अगर बात करूं कि तीसरे कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दोगे और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, उसका ज्ञान जो दिया था नील्स बोर एंड बरी ने दिया था। इसकी बात करूंगा आगे भी चल के। तो यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, इसीलिए नाभिक धनावेशित है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज अभी किसने की थी बताऊंगा, परेशान ना हो, है ना। तो इसे नाम बताता चलो जिससे आपको याद भी हो जाए, ठीक है। जे थॉम्सन ने किया था, ठीक है। और ये भी पता चला बाद में कि भैया प्रोटॉन अकेले अगर है तो इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो बाद में पता चला कि इसके साथ एक नालायक कण बैठा हुआ है। नालायक कण, जैसे आप लोग हैं नालायक, कोई लायक नहीं। तो यानी एक और कण की खोज हुई जिसका नाम नालायक से न्यूट्रॉन रख दिया गया होगा। यानी ये पाया गया न्यूट्रॉन, और इसको देखा गया इस पर कोई चार्ज नहीं है। जूते मारो फिर भी कोई असर नहीं, 100 जूते मारो फिर भी कोई असर नहीं, उसी को नालायक बोला जाता है। तो यहाँ केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन नालायक जैसा है, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये गामा जैसे ही व्यवहार करता होगा लेकिन गामा नहीं होगा। तो यानी पक्का नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी पाया गया, ये बात पता हो गया। और इसके अंदर पाई मेसान ये सब भी पाए गए, अभी इसको लिखवाऊंगा, जिक्र कराऊंगा। बस इतना समझ लें दोस्त कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया गया जो कि धनावेशित था, न्यूट्रॉन पाया गया जो कि न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, और बाहर इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो फिर बात हुई कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की भाई? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, अभी लिखाऊंगा। तो इस सब का जिक्र हो चुका, यानी हम लोग ये पढ़ चुके कि नाभिक क्या है। नाभिक वह स्थान है जो धनावेशित है और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। फिर कोष क्या है? नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं, इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इसी को ही कक्षा या कोष बोलते हैं या सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन किस रूल से घूमता है, किस नियम से घूमता है, वो है बोर-बरी का नियम, जो कि 2n² के नाम से जाना जाता है। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, तो बताऊंगा कि किस किस नियम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसके पहले ये समझ लें कि क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं। आप उठा के देखिएगा, एनटीपीसी क्वेश्चन में आया हुआ है कि न्यूक्लियन क्या है। अरे भाई न्यूक्लियन, लुकियान, बिल्कियान, सीधा इसका मतलब है कि न्यूक्लियन न्यूक्लियस से बना हुआ, न्यूक्लियस में दिखने वाला जो होगा वही न्यूक्लियन बोला जाएगा। तो उसमें आया था कि न्यूक्लियन है, पहला ऑप्शन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन केवल न्यूट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाभिक में कौन कौन है? मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन बोला जाता है। ये बात समझ में आई? तो चलिए इतना आप लोग बना लीजिए, कल हम इसके आगे की बात करेंगे। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना बताया गया है मैं कल सुनूंगा आप लोगों से क्लास में, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बेसिकली कमेंट करके बताएंगे, और हमारे जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं मैं कल इनसे पूरी बात सुनूंगा और इनसे पूरी इस पर डिस्कशन करूंगा। मैं एक एक पॉइंट पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। अभी मैंने ना तो इनके चार्जेज बताए, ना तो इनका मास बताया, और ना ही इनकी गति बताई अभी पूरा डिटेल में। बस इतना बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन है कैसा, इलेक्ट्रॉन कैसा है, न्यूट्रॉन कैसा है, ये सब मैंने बता दिया। और बताने के साथ साथ ये भी बता दिया मैंने कि इसकी
मतलब जनरेशन कहाँ से आई हुई है, इसे बता दिया। तो अब इसके आगे की बात सर, तो इसके आगे की बात हम लोग कल करते हैं, फिर अभी क्लास आपकी दिनेश चल लेंगे। तो बस इतना ही बना लीजिए आप लोग नोट, और इस पर हम पूरा डिस्कशन कल करेंगे। तो आप लोग जो ऑफलाइन अभियान को तो हम कल रसीदेंगे कि नहीं याद होगा, और आप लोग ऑनलाइन वाले मेरे प्यारे बच्चों इसको बड़े चाव से बार बार देखिएगा, आपको पक्का मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आएगा ही। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।